हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार के इफेक्ट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली एमएससी के एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है और नेट के एग्जाम में भी काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार के इफेक्ट है इसको एक बार फिजिकली समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स में इतना सब पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो एटम है उस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, किस टाइप से वो एनर्जी लेवल्स शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये एटम है, इस एटम को हम दो टाइप के एक्सटर्नल फील्ड में रख सकते हैं। एटम को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख सकता हूं और एटम को मैं मैग्नेटिक फील्ड में भी रख सकता हूं। अब मान लिया इस एटम को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, तो एटम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा तो इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। अब अगर मैं एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीमान इफेक्ट। एटम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या नाम दिया है, स्टार्क इफेक्ट। एटम प्लस मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या नाम दिया है, जीमान इफेक्ट। आज के इस लेक्चर में ओनली स्टार्क इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जीमान इफेक्ट है इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, जब हम इस एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये एटम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है तो इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे इसको समझने के लिए हमने क्या मान लिया, एक एटॉमिक मॉडल लेके चलते हैं। हमने मान लिया एटम है और इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो हमने बिल्कुल सेंटर में मान लिया। ठीक है, अब ये एटम उस टाइम है जब हमने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा। अब अगर मैं इस एटम के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं तो इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, तो इस एटम के अंदर क्या आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा। एटम के अंदर डाइपोल बन जाएगा और इस डाइपोल के कारण इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी की करेक्शन टर्म ऐड होगी। ठीक है, और इसी के कारण क्या आता है, स्टार्क इफेक्ट दिखाई देता है जब हम एटम को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। अब ये जितना भी हमने आपको बताया है ये सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि लिखने में काफी सारा टाइम कंज्यूम होता है तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हमने पहले ही लिख रखा है। तो सबसे फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है ये, इफ एन एटम प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then energy levels are shift that is known as stark effect। जब हम किसी एटम को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो शिफ्ट करते हैं। ठीक है, या फिर वो चेंज हो जाते हैं और इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्टार्क इफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एटॉमिक मॉडल, लेट अस कंसीडर ए मॉडल ऑफ एटम विच पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन नेगेटिव चार्ज सेंटर आल्सो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। मींस ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमने एटम के सेंटर के अंदर मान लिए। नाउ एटम प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, then negative charge center and positive charge center are displaced। और ये जब एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये एटम डाइपोल को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। सो इट एक्वायर इंड्यूस डाइपोल, इस एटम के अंदर डाइपोल क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा और इस डाइपोल के कारण कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी जिसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। ये यहाँ पे यही समझा रखा है, अपने पास एक एटम है जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या है, सेंटर के अंदर है, एटम के सेंटर के अंदर है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अपनी जगह से इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर इस टाइप से डिस्प्लेस हो जाएंगे। जब डिस्प्लेस होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और इस डाइपोल के कारण जो करेक्शन टर्म ऐड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करेक्शन टर्म ऐड होगी वो क्या होगी अपने पास, -p.E।
अब ये ई है और इस ई को हमने कुछ इस टाइप से लिखा है। इस टाइप से क्यों लिखा है? एप्सिलॉन के माफिक लिखा है, क्योंकि ई से हम यहाँ पे एनर्जी को डिनोट करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट है आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आई होप इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक छोटा सा पॉइंट ये है यहाँ पे, जब हमने इस एटम को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हुए, ठीक है, तो इस डाइपोल के कारण एक स्मॉल सी करेक्शन टर्म ऐड होगी, और ये जो करेक्शन टर्म ऐड होगी इसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे? परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास दो करेक्शन टर्म आएंगे। ठीक है, अब परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से जब इसको सोल्व किया जाएगा तो अपने को दो करेक्शन टर्म मिलेंगी। फर्स्ट जो करेक्शन टर्म आएगी वो एनर्जी की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होगी, और जो सेकंड टर्म आएगी वो एनर्जी के स्क्वायर की पावर के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से हम फिर बोलेंगे कि अपने पास जो स्टार्क इफेक्ट है ये दो टाइप का होता है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट और सेकंड क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो अब अपने पास जो एनर्जी की करेक्शन आई है डाइपोल के कारण, इसको हम परटर्बेशन थ्योरी के अंदर परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास दो करेक्शन टर्म आएंगे। दो करेक्शन टर्म आएंगे तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगी एनर्जी की, इसमें क्या होगा? अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 पावर के प्रोपोर्शनल टर्म मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और जो सेकंड मिलेगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एक टर्म आएगी, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। तो आई होप आपको ये इतना सब समझ आ गया होगा। अब इसके जो टाइप हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। जब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लिखेंगे टाइप ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो बेसिकली दो टाइप अपने पास, लीनियर स्टार्क इफेक्ट और सेकंड क्या है अपने पास? क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके लीनियर स्टार्क इफेक्ट और जो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट में क्या आएगा? ये आ जाएगा इफ एनर्जी करेक्शन एनर्जी करेक्शन का मतलब क्या है कि अपने पास जो ये वाली जो करेक्शन टर्म आई है माइनस पी डॉट ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्या है? डाइपोल मोमेंट है। अब ये जो करेक्शन टर्म आई है, इस करेक्शन टर्म को परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करेंगे तो अपने को दो करेक्शन टर्म मिलेंगे परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म मिलेगी इसमें अपने को क्या मिलेगा? जो एनर्जी करेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 पावर के प्रोपोर्शनल मिलेगी। अब मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे बकायदा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? लीनियर स्टार्क इफेक्ट। करेक्शन इज प्रोपोर्शनल to electric field that is known as linear Stark effect. Stark effect. ठीक है, अब हम यहां पे किसका यूज करने वाले हैं? परटर्बेशन थ्योरी का यूज करने वाले हैं, और इसको फिर परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से ये जो करेक्शन टर्म है इसको हम यहां पे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी।
अब किसी को परटर्बेशन थ्योरी नहीं आती है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकता है, वहाँ पे हर टाइप की परटर्बेशन थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर डाल रखा है। परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, और इसकी जो प्रॉब्लम है प्रत्येक के ऊपर हमने लेक्चर डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, अब अपने पास ये जो करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म क्या है अपने पास, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, पी डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है अपने पास, डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इनटू डिस्टेंस आर। ठीक है, अब परटर्बेशन थ्योरी का यूज, और एक पॉइंट और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन जेड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं। ठीक, अब ये डॉट हटाऊंगा यहाँ से तो ये माइनस एज इट इज, पी की वैल्यू रखता हूँ क्यू इंटू आर, ये ई एज इट इज, और डॉट हटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आई है, ये अपने पास आई है एच ई इक्वल टू एच पी नॉट ए, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज। ये क्या है, स्मॉल करेक्शन टर्म ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एच पी क्या है, करेक्शन टर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, या फिर डाइपोल, जब एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल के कारण जो करेक्शन टर्म आई है वो ये वाली है अपने पास। ठीक है, अब ये हम एक टाइप से और निकाल सकते हैं, इसका एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, जब हम चार्ज पार्टिकल को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई, उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, 10th क्लास के, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई करवा रखा है, जेड डायरेक्शन में अप्लाई करवा रखा है, तो ये जेड डायरेक्शन में हमने अप्लाई करवा दिया, जेड डायरेक्शन लिख दिया। अब जेड की जो वैल्यू होती है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर वो क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है अपने पास आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहां से भी आप ये जो करेक्शन टर्म है वो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो Hp की वैल्यू अपने को कितना मिली है, Hp की वैल्यू अपने को मिली है माइनस क्यू आर एप्सिलॉन कॉस थीटा। अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका बार बार हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के अंदर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट स्टार्क इफेक्ट शो करती है या फिर नहीं करती है। तो यहां पे हमने लिखा फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये जो टॉपिक है, ये स्टार्क इफेक्ट वाला जो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनामिक का भी यूज होगा, इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज होगा, और एटॉमिक फिजिक्स का तो यूज इसके अंदर होना ही होना है। तो इसलिए थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो अब हम किसका यूज करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्बेशन थ्योरी का भी यूज करेंगे, और जो हाइड्रोजन एटम मॉडल है उसका भी यूज करेंगे। ग्राउंड स्टेट का क्या उठाएंगे, वेव फंक्शन उठाएंगे। ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, 1s1। ठीक है, अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो n की वैल्यू कितना है अपने पास, 1 है। l की वैल्यू की बात करूं तो s के लिए l की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। उसके बाद मैं m की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके वेव फंक्शन की बात करूं, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने पढ़ रखा है। अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर भी हमने लेक्चर डाल रखा है, क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे साई, और ये क्वांटम नंबर NLM, सबसे पहले n लिखा, फिर L और फिर m। इसको दूसरी टाइप से लिख सकते हैं, साई n की जगह कितना है, 1 है, L की जगह कितना है, 0 है, और m की जगह कितना है, 0 है। ये साई क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता है 1/√π a क्यूब और e की पावर -r/a0, ओनली a, या a नोट भी आप लिख सकते हैं। a क्या है, यहां पे बोर रेडियस है, वेयर a इज बोर रेडियस। ठीक है, जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट जो है, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है
वो लीनियर स्टार्क इफेक्ट शो करती है या फिर नहीं करती है। यहां पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का, और पर्टर्बेशन थ्योरी में भी हम दो रिजल्ट यूज करेंगे। फर्स्ट वाला जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का होगा, और जो सेकंड वाला जो रिजल्ट होगा वो किसका होगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन का होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो अपने पास होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या होता है अपने पास, ये हम लिखेंगे E1 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर 1 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो ऊपर वाला जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 1 है, ये नीचे वाला 1 यहां पे रिप्रेजेंट करता है कि अपने पास n की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। एक सेकेंड, ये नीचे वाला 1 रिप्रेजेंट करता है मीन्स n इक्वल टू 1, ठीक है। अब E1 फर्स्ट ऑर्डर, अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NLM, बीच में क्या है HP, और फिर NLM, और ये इस टाइप से, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HP, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HP। आप जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट को, ठीक है, उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं। तो आई होप ये इधर वाला जो आपने उतार लिया होगा। अब ये जो रिजल्ट हमने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का, ये है अपने पास E इक्वल टू NLM, और बीच में क्या है HP और NLM। इसको हम बोल रहे थे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, जो हम पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कितना है अपने पास, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितना है 0 है, m की वैल्यू कितना है 0 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 0 0, और बीच में क्या HP की वैल्यू का अभी यूज करेंगे 1 0 0, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहें तो इसको वेव फंक्शन की फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन वेव फंक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई स्टार 1 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में HP, ये आ जाएगा HP, और ये फिर साई 1 0 0, और इक्वल इनटू में क्या आएगा डी टाउ, ठीक है। इस टाइप से इसको वेव फंक्शन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब अगला अपना जो टास्क है उसमें क्या है, साई 1 0 0 की वैल्यू है अपने पास, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कौन सा है अपने पास, ये रहा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का, ये वैल्यू इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको उठा के कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद HP की वैल्यू कौन सी है अपने पास, ये HP की वैल्यू भी उठा के ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे। तो दोनों वैल्यू अब अगर हम रखें तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन साई स्टार 1 0 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/√π a³ e⁻⁻r/a, ठीक है। ये साई 1 0 0 की वैल्यू रखी, HP की वैल्यू रखेंगे तो HP की वैल्यू कौन सा है अपने पास, ये वाली HP की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं -Q/r⁴ cos θ, ठीक है। ये हमने HP की वैल्यू रख दी। अब ये वैल्यू वापस रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√, ये आ जाएगा π a³ और e⁻⁻r/a, ठीक है।
उसके बाद किसकी वैल्यू रहती है, डी टाउ को। डी टाउ को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ठीक है। हालांकि डी टाउ की भी अपनी एक वैल्यू होती है, क्या होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा, ये सब डी आर, ये सब इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। तो इसको बाहर निकालते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। साथ में ये जो क्यू है और जो ए है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास क्यू ए, नीचे क्या है, पाई ए क्यूब। ये एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाली आ जाएगी इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद अपने पास क्या है, क्या बचेगा, यहां से आर बचेगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। ए की पावर आर बाई ए, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो आ जाएगा ए की पावर -2r बाय ए, ठीक है। और साथ में डी टाउ की वैल्यू रखते हैं। डी टाउ की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा और डी फाई। अब आप इन तीनों की वैल्यू रखेंगे, डी आर की वैल्यू रखेंगे, लिमिट क्या है इनकी, डी आर की लिमिट क्या है, डी थीटा की लिमिट क्या है, डी फाई की लिमिट क्या है। डी फाई की लिमिट होती है अपने पास 0 से लेके 2 पाई, 0 से 2 पाई किसका लिमिट है, फाई का लिमिट है। उसके बाद 0 से पाई किसका लिमिट है, थीटा का लिमिट है। और 0 से इनफाइनाइट किसका लिमिट है, आर का लिमिट है। ये सब हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो फाई वाला, जो एक नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव बाहर निकाल लिया। अब सबसे पहले जो इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, पाई की अपने पास एक टर्म है, सॉरी फाई वाली अपने पास एक टर्म है, इसके इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, ये देखो यहाँ से अलग से सोल्व कर देता हूँ, 0 से लेके 2 पाई, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्या आ जाएगा फाई, और लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट कितना 2 पाई, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, पाई की जगह 2 पाई मिल जाएगा। 2 पाई मिलेगा तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, माइनस क्यू एप्सिलॉन पाई ए क्यूब। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया है, इसकी जगह हम डायरेक्ट कितना रख देंगे, 2 पाई रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 पाई। ये वाला 0 से 2 पाई वाला इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। उसके बाद दो इंटीग्रेशन के साइन, फर्स्ट 0 से इनफाइनाइट और सेकंड 0 से पाई। आगे की जो टर्म है एज इट इज उतार देते हैं, आर कॉस थीटा ए की पावर -2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिखते हैं। ये देखो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ठीक है। ये जो 2 है इसको अंदर लिख लेते हैं, 2 को अंदर लिखेंगे तो एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। ये 2 अंदर लिख लिया, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे लिखा, ये कोस थीटा यहाँ पे लिख लिया कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद कौन सी टर्म रहती है, ए की पावर वाली टर्म रहती है, ये हमने लिखा ए की पावर -2r बाय ए, ठीक है। और उसके बाद डी आर डी थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्या किया है। इसका इंटीग्रेशन किया है, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये जो 2 था इसको अंदर लिख दिया, तो 2 यहाँ से हमने हटा दिया। अब ये जो अपने पास बनेगा, ये किसका फॉर्मूला है अपने पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस क्यू एप्सिलॉन ए क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये आ जाएगा आर क्यूब, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। आर वाली टर्म एक साथ लिख लेता हूं, ए की पावर -2r बाय ए, और ये साइन 2 थीटा, साथ में डी थीटा और डी आर, ठीक है। अब थीटा वाली टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। थीटा वाली टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ओनली ये वाली जो टर्म है ओनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और थीटा की लिमिट कितनी है अपने पास, 0 से पाई, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर देता हूं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से कितना है, पाई है, ये साइन
टू थीटा और साथ में क्या है डी थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा अपने, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास माइनस कोस, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस टू थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाय एंगल का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है पाई है, ठीक है। अब ये वाले आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, और इसको आगे सोल्व करते हैं। अब अगर इसको आगे सोल्व करेंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट पे कितना है cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू कितना होती है अपने पास, cos 2 पाई की वैल्यू होती है अपने पास 1 माइनस cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1। अब बाहर क्या चल रहा है, बाहर ये वाली टर्म है अपने पास, ठीक है, और इसको सोल्व कर दिया, ये वाली टर्म बचती है और ये आर वाली टर्म बचती है, इसको एज इट इज रख लेता हूं माइनस क्यू एप्सिलॉन ए क्यूब इंटीग्रेशन कौन सा 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन यहां पे, और बीच में क्या है आर की पावर क्यूब और ए की पावर माइनस 2r बाय ए, ठीक है। 1 में से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। मतलब अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को सोल्व करता हूं, थीटा वाली टर्म को सोल्व करता हूं, थीटा वाली टर्म का इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन करके मैं उसको सोल्व करता हूं, और ये टर्म अपने को कितना दे रही है 0 दे रही है, और बाकी की सब टर्म क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ऊपर क्या था E1 प्राइम इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब 0 किस लिए लिखा उसका रीजन ये बता दिया, अगर थीटा वाली टर्म का इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो सोल्व करके कितना आएगा 0 आएगा, बाकी की सब टर्म क्या है इसके मल्टीपल में है, तो ये पूरी की टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है इसमें कोई भी लीनियर स्टार्क इफेक्ट शो नहीं करेगी। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है वो कोई भी किसी भी टाइप का ग्राउंड स्टेट शो नहीं करेगी, ये मतलब है इसका A इक्वल टू 0 का, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट क्यों शो नहीं करेगी, इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में डाइपोल नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेट है जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या है अपने पास 1s है, और s ऑर्बिटल अपने पास कैसा होता है स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का डाइपोल नहीं बनेगा, और किसी भी टाइप का डाइपोल नहीं बनेगा तो कोई भी टाइप का यहाँ पे करेक्शन टर्म ऐड नहीं होगी, किसमें 1s के अंदर ग्राउंड स्टेट कितने थे अपने पास 1s 1 थी, तो इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी करेक्शन टर्म ऐड नहीं होगी, और किसी भी टाइप का कोई भी ग्राउंड स्टेट यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आप जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट के लिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे, और वो हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। आप जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेड स्टेट के लिए, और एक्साइटेड स्टेट में हमने कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट मान लिया जिसमें हमने क्या मान लिया n की वैल्यू अपने पास कितना है 2 है, और जब n की वैल्यू अपने पास 2 है तो l की वैल्यू कितना हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0 और l की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1, ठीक है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितना होगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, और यहाँ पे m की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 0 और -1, ये अपने पास L की वैल्यू m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे निकालेंगे डीजनरेसी, और जो डीजनरेसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है अपने पास डीजनरेसी वो कितना होता है n², ठीक है। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी डी जनरेसी, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, डीजनरेसी कितना आ जाएगी, n की वैल्यू अपने पास 2 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डीजनरेसी कितना आएगी अपने पास 4 आ जाएगी। डीजनरेसी का मतलब क्या है, ऐसी स्टेट जिनका एनर्जी क्या हो सेम हो, सेम एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं डीजनरेट स्टेट बोलते हैं। और अपने पास यहाँ पे 4 डीजनरेट स्टेट आई हैं, और ये चारों की चारों जो डीजनरेट स्टेट है वो सेम एनर्जी के क्या रहेंगी कोरस्पॉन्डिंग रहेंगी, मीन्स चारों स्टेट की जो एनर्जी है वो यहाँ पे सेम रहेगी,
ठीक है, अब हम अपने पास क्या है, डिजेनरेट स्टेट आई है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। और जो एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, इसके अंदर लीनियर स्टार्क इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो NLM है इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने पास कितना हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट क्या है अपने पास, स्टेट ये है NLM, इनके में इनके हम लेके चलेंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सबसे पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिया, n की वैल्यू हमने ले ली 2, l की वैल्यू हमने कितना ले लिया 0, m की वैल्यू भी हमने कितना ले लिया 0। ठीक है, तो अब इन क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास जो स्टेट आएगी वो स्टेट कितना आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेट। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 0, n की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे NLM सबसे पहले n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू कितना 0, ये आ जाएगी अपने पास फर्स्ट स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट को शॉर्ट में मैं कुछ इस टाइप से लिख देता हूं कैट नोटेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड में क्या है, n की वैल्यू तो अपने पास कितना ली हमने, n की वैल्यू हमने 2 ले ली। ठीक है, l की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना ले ली, l की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली, l की वैल्यू 1 ली, l की वैल्यू 1 ले ली, और m की वैल्यू कितना ले ली हमने यहाँ पे 0 ले ली। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आएगी वो स्टेट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सेकंड स्टेट 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, इसको हमने बोल दिया 2। इस टाइप की स्टेट हमने बोल दिया। और थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो क्या जाएगा, n की वैल्यू अपने पास फिर से 2, l की वैल्यू कितना ले ली हमने 1 ले ली, m की वैल्यू कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेट आएगी वो स्टेट कितना आ जाएगी अपने पास, इसको -1 ले लेते हैं पहले, -1 ये आ जाएगी 2 1 -1, इसको हमने बोल दिया स्टेट थर्ड। इस टाइप से इसको डिनोट कर दिया। उसके बाद जो लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचता है वो लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है अपने पास, लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अपने पास n की वैल्यू भी 2 है, l की वैल्यू भी कितना है 1 है, और m की वैल्यू भी कितना है 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 1 1, और ये इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसको हमने बोल दिया स्टेट 4। ठीक है, अब एनर्जी करेक्शन निकालेंगे किसका यूज करके, डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके। और 4 क्या है, डिजेनरेसी 4 है, तो यहाँ पे जो डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, एक मैट्रिक्स के माफिक आएगा 4x4 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एनर्जी करेक्शन यूजिंग डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। correction using degenerate perturbation theory। ठीक है, तो अब एनर्जी करेक्शन को हमने यहाँ पे डिनोट किया डेल्टा E से, और यहाँ पे जो 4x4 का एक मैट्रिक्स आएगा, मतलब टोटल अपने को 16 टर्म मिलेंगे इसके अंदर। और 16 टर्म किस टाइप से मिलेंगे, उनको हम इस टाइप से लिखते हैं 1, बीच में क्या है अपने पास HP, और इधर क्या है 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, अगली जो स्टेट होगी, अगली स्टेट क्या हो जाएगी अपने पास 1 HP, और अगली जो स्टेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 की जगह कितना आ जाएगा 2, देखो ऐसे लिखेंगे 1, बीच में क्या है HP, और इधर आ जाएगा अपने पास 2। ये सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या आ जाएगी 1 HP, और ये आ जाएगा 3, और ये 1 HP, ये आ जाएगी फोर्थ स्टेट इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे सेकंड की में क्या मिलेगा 2 HP 1, 2 HP 2, 2 HP 3, 2 HP 4। ठीक है, इस टाइप का आपको ये एग्जाम में बना के आना है, इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे अभी। ये आ जाएगा 3 HP 1, 3 HP 2, 3 HP 3, और ये आएगा 3 HP 4। अगर आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी लिख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में ही करते हैं हम, और ये आ जाएगा
4HP1 और ये 4HP2 और 4HP3 और लास्ट जो टर्म आएगी 16 वाली वो आ जाएगी 4HP4। ठीक है, ये इस टाइप से अपने को मिलेगा। अगर मैं इस स्टेट को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहूँ तो किस टाइप से लिखेंगे इसको? यहाँ पे फर्स्ट स्टेट क्या है अपने पास? फर्स्ट स्टेट है 2 0 0, बीच में क्या आएगा? HP आएगा और यहाँ पे फिर से 2 0 0, इस टाइप से लिखी जाएगी। अब अगर इसको वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेव फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं साई स्टार 2 0 0, बीच में क्या आएगा? HP आएगा, फिर साई 2 0 0 और डी टाउ। इस टाइप के अपने को 16 इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व करने पड़ेंगे, फिर जाके अपने को ये 16 की 16 जो टर्म है उनकी वैल्यू अपने को मिलेगी। हाइड्रोजन एटम का जो सेकंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब हम एक एक टर्म यहाँ पे निकालेंगे तो नहीं, पर इन 16 टर्म में से 14 टर्म जीरो हो जाएंगी। डायगोनल एलिमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जीरो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एल की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे। दो स्टेट अपने पास जो नॉन जीरो आएंगे, एक ये वाली स्टेट नॉन जीरो आएगी, बाकी ये वाली स्टेट नॉन जीरो आएगी, बाकी जितने भी टर्म है वो सब क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो आपको एक एक टर्म यहाँ पे सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है इस टाइप से कि इस इंटीग्रेशन को आप कंप्लीट सोल्व करो। ठीक है, वैसे तो पूरा पेपर अगर सोल्व करने लगे तो पूरे के पूरे 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे, फिर भी सोल्व नहीं होंगी 16 टर्म। ठीक है, काफी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। शॉर्ट करके लिखेंगे तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं H11 H12 H13 H14। ठीक है, ये आ जाएगा H21 H एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में ये H22 H3 H23 H24, यह आ जाएगा H31 H32 H33 H34 H41 H42 H43 और H44। ठीक है, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेक्शन रूल की बात करूं, सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल क्या आएगा अपने पास? इसके लिए सिलेक्शन रूल हो जाएगा डेल्टा L इक्वल टू +-1 और डेल्टा M इक्वल टू अपने पास कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पे एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये वाला आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे ये टर्म नॉन जीरो होगी, ये टर्म नॉन जीरो होगी, बाकी की सब टर्म क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 और ये आएगी H12 को सोल्व करेंगे, ये 0 0 0 0 और ये H21 ये नॉन जीरो 0 0 0 0, ये इस टाइप से 14 टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये हमने इक्वल टू किसके है? डेल्टा ए के है, तो हमने लिख दिया डेल्टा ए के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो दो टर्म अपने पास आई है H21 और H12, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? अब ये जो दोनों टर्म है एक दूसरे के इक्वल होगी। H21 इक्वल होगा किसके? H12 के। अब देखो इसी टाइप से इसको लिखते हैं, इस टाइप से इसको लिखेंगे तो किस क्या आएगा अपने पास? ये आ जाएगा 2 0 0, बीच में क्या है? HP है और इधर अपने पास कौन सी स्टेट आ जाएगी? 2 1 0। ठीक है, ये वाली ये स्टेट उठाई है और ये उठाई है, और इस स्टेट को मैं इधर लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 0 और बीच में क्या है? HP है और फिर 2 0 0। अगर दोनों को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अब जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं इस टाइप से वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेव फंक्शन की फॉर्म में भी हम इनको लिख सकते हैं। कैसे? साई स्टार ऊपर आएगा 2 0 0, बीच में क्या है? HP है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साई
2 1 0 इस टाइप से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके अपने को यहाँ पे नहीं दिखाना, डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट इसका यूज करने वाले हैं। जब हम इन टर्म को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 3Q E A, ये वाला रिजल्ट अपने को मिलेगा। एक लंबा चौड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा, उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म आएंगे। ठीक है, अब ये जो Q E और A है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट हमने क्या लिख लिया, ये जो Q E और जो स्मॉल a है इसको हमने एक कैपिटल A से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास 3A। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0, फर्स्ट टर्म ये आई है, सेकंड टर्म अपने पास क्या आई है 3A, थर्ड टर्म भी कितना आएगी 3A, और ये कितना आ जाएगी 0 अपने को मिल जाएगी। ठीक है, इक्वल टू क्या है डेल्टा E। अब उसकी इसकी आइगन वैल्यू की अगर बात करें तो आइगन वैल्यू क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन यह होती है अपने पास A माइनस लैम्डा I। ठीक है, और इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ से हम इसकी आइगन वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये आएगा अपने पास 3A और प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से 4 आइगन वैल्यू अपने को मिलेंगी, और ये है E सेकेंड का मतलब n की वैल्यू क्या है 2 है, और ये आ जाएगा 0 0 3A और माइनस 3A। ठीक है, ये अपने को 4 वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। अब इसका एक 4 आइगन वैल्यू, 4 आइगन वैल्यू। ठीक है, अब इसका अंदर एक छोटा सा डायग्राम आपको और बनाना है, और वो डायग्राम क्या है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, कि ये जो स्टेट है वो किस टाइप से स्प्लिट होगी, कौन सी स्टेट किस टाइप से आएगी। सबसे पहले फर्स्ट 1s स्टेट की बात करते हैं। ये अपने पास क्या है 1s स्टेट है, और ये किसके कोरस्पोंडिंग है n इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग हमने ले रखी है। यहाँ पे नो फील्ड मतलब इधर हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करवा रखा, इधर हमने अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1s स्टेट के ऊपर हमने जब फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो भी ऐसे ही थी। जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो ग्राउंड स्टेट है वो किसी भी टाइप का स्टार्क इफेक्ट शो नहीं करती। उसके बाद जो सेकंड स्टेट है, n की वैल्यू जहां पे हमने 2 ली थी, वहां पे यहाँ पे क्या है n की वैल्यू अपने पास क्या है 2 है। ठीक है, ये क्या हो सकता है 2s भी हो सकता है अपने पास, और ये क्या 2p भी हो सकता है, ये 2p। इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी, जब फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन मिल रही थी। जैसे ही फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे ये इस टाइप से 3 लाइंस के अंदर क्या हुई स्प्लिट हुई। इसको हम बोलेंगे -3a, ये 0, इसके अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी में कोई भी करेक्शन टर्म ऐड नहीं होगी, और ये आ जाएगा अपने पास 3a। ठीक है, अब ये जो 3a अपने को मिला है ये किस स्टेट के कोरस्पोंडिंग मिला है, ये मिला है 2 0 और 0 के कोरस्पोंडिंग, और ये जो अपने को मिला है ये है अपने पास 1 0 और 0 के कोरस्पोंडिंग, और ये है 2 1 0 के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, और यही इसी को हम बोलेंगे दैट इज लीनियर स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें से स्टार्क इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इतना सब आपको लीनियर स्टार्क इफेक्ट के अंदर लिखना है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टार्क इफेक्ट की, जो सेकंड क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है उसकी बात करेंगे। जब तक आप इसको डिनोट कर लीजिए, या फिर सेकंड जो स्टेट क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है उसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे, आप इसको डिनोट कर लीजिए।